हेलो फ्रेंड्स, रीड एसएसटी मैथ्स हिस्ट्री पार्ट में से नेक्स्ट टॉपिक दिशा बुक में से स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन। महात्मा गांधी ने भारत का पहला आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ किया? तो चंपारण से। दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार में चंपारण जिले में 1917 में किया। चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उन्होंने चंपारण आने का आग्रह किया। चंपारण का मामला बहुत पुराना था। 19वीं सदी के समाप्त होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों ने बाजार में नील का स्थान ले लिया। फलस्वरूप चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए विवश हो गए। किसान भी नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी अबवाबों करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इस उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया। चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया? तो राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था? तो नील कामदारों की समस्याओं को हल करने के लिए। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दी थी, वह कौन सी थी? तो कैसरे हिंद। जिस समय गांधी जी भारत आए 1915 में, उस समय द्वितीय बोअर युद्ध एवं प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्हें सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिससे सरकार ने उन्हें कैसरे हिंद सम्मान से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। उस अन्य लोगों ने भी गांधी जी का अनुकरण करते हुए अपनी पदवियां एवं उपाधियों को त्याग दिया। यथा जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। महात्मा गांधी को किस संघर्ष के दौरान भारतीय एम्बुलेंस इकाई का गठन करने के लिए कैसरे हिंद सम्मान से नवाजा गया? तो द्वितीय बोअर युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में। जलियांवाला बाग नरसंहार किस शहर में हुआ? तो अमृतसर में। 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 था। इसी के समय रोलेक्ट एक्ट 1919 पास हुआ तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के हंटर कमेटी की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जांच ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया। कमीशन ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें एक दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते हैं, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था तथा भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर की इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया। जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, किंतु बित्रानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक और बित्रानी लाट सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी। निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए माइकल ओ डायर की हत्या की? तो उधम सिंह ने। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपनी प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति कब दर्ज की? तो 1916 में। 14 जनवरी 1916 में पहला सार्वजनिक संबोधन दिया। गलत जोड़ी बतानी है तो मोतीलाल नेहरू ने नहरी रुपेट दी, सही है। M.A. जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन, तो ये तो सही नहीं है। M.K. गांधी ने चंपारण, सही है। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक, सही है। अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य के विभाजन करेंगे के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, जिन्ना ने नहीं की।
दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के में अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन था? तो खिलाफत आंदोलन। साबरमती आश्रम से सागर तट तक के दांडी मार्च में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया? तो 3। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो 1920। असहयोग आंदोलन 1920-22। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं का बहिष्कार कर सरकार की मशीनरियों को बिल्कुल ठप करना था। दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन से संबंधित लाला लाजपत राय और चित्तरंजन दास ने अपना विरोध वापस ले लिया। गांधी जी का असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पूर्णतः बहुमत से 1920 में स्वीकृत हुआ तो नागपुर अधिवेशन में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया? तो चोरा चोरी कांड के कारण। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1920 में चलाया गया। 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी गोरखपुर में भारतीयों द्वारा सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगाकर उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारियों को जिंदा जलाकर मार डाला था। तब गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है और इसे वापस ले लिया था। 5 फरवरी 1922 को हुई चोरा चोरी कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारडोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में कहा है कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्व बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। चोरा चोरी की घटना हुई थी तो गोरखपुर जिले में। चोरा चोरी की घटना का संबंध जिससे है वह कौन सा है? तो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये आंदोलन को वापस ले लिए जाने का कारण कांग्रेस का विभाजन नहीं था। ये तो वो चोरा चोरी वाली घटना थी ना। सत्य क्या है? चोरा चोरी की हिंसक घटना के बाद आंदोलन रोका और इस आंदोलन में गांधी जी कांग्रेस के शीर्ष नेता बन गए। सही है, ये एक जन आंदोलन था। सही है। असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया तो ये 12 फरवरी 1922 को बारडोली में हुई कांग्रेस की बैठक में लिया गया। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के समय खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया? तो असहयोग आंदोलन। किस वर्ष महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थापना की? तो 1930 से। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए साथियों के साथ 12 मार्च 1930 को सत्याग्रह के लिए दांडी के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी के सांकेतिक रूप में नमक कानून भंग किया। इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च का मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ? था साबरमती आश्रम गुजरात से प्रारंभ हुआ। कौन सी घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ? तो ये दांडी मार्च से। किस दिन महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू की थी? तो 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी तो नमक कानून तोड़ने के लिए। असत्य कथन पहचानना है तो गांधी जी ने नमक यात्रा की सूचना इरविन को दी थी तो सही है। नमक की यात्राएं देश में अन्य स्थानों पर भी आयोजित की गई तो सही है। गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा 12 मार्च 1930 को आरंभ की। सही है। गांधी जी ने नमक यात्रा दांडी से आरंभ की तो ये गलत है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कब की? तो 12 मार्च 1930 को। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो जनवरी 1923 को। स्वराज पार्टी इसकी स्थापना CR दास व मोतीलाल नेहरू ने द्वारा जनवरी 1923 ईस्वी में की गई। इस पार्टी की योजना निर्वाचित होकर विधान परिषदों के कार्य में आंतरिक बाधा डालनी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक 11 सूत्री मांग पत्र भेजा। निम्नलिखित में से कौन सी मांगे इसमें सम्मिलित नहीं थी? तो भू राजस्व के 50% की कमी और नमक कर की समाप्ति ये तो थी। रुपया स्टर्लिंग की विनिमय दर कम करना तो ये भी थी। सैन्य और नागरिक प्रशासन के खर्च को 50% कम करना ये भी थी। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को माफी तो ये नहीं थी। गांधी जी की यही गलती है कि इन्होंने ये वाली मांग नहीं की। गांधी जी ने इरविंग
और रैमजे मैकडोनल्ड के सम्मुख 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्री मांग प्रस्ताव रखा, जो इस प्रकार थे कि रुपए का पुनर्मूल्यन, विनिमय दर में कमी है शिलिंग 4 पेंस हो। सेकंड है भू राजस्व 1/2 50% किया जाए। थर्ड है मद्य निषेध लागू किया जाए। फोर्थ है नमक कर समाप्त किया जाए। फिफ्थ है सैनिक व्यय में 50% की कमी हो। सिक्स्थ है अधिक वेतन पाने वाले सरकारी पदाधिकारियों की संख्या में कम की जाए। सातवां है विदेशी कपड़े पर विशेष आयात कर लगाया जाए। आठवां है तट कर विधेयक लाया जाए। नौवां है सभी राजनीतिक बंदी छोड़ दिए जाए। और 10वां है गुप्तचर विभागों को समाप्त किया जाए। और 11वां है भारतीयों की आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार प्रदान किया जाए। निम्न में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजा? तो भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्ता नहीं था, बाकी मद्य निषेध, नमक कर का उन्मूलन, भूमि कर में 50% की कमी तो था। महात्मा गांधी ने निम्न में से किस सम्मेलन में भाग लिया? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इसके अलावा सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका निभाई? तो तेज बहादुर सप्रू ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन में विस्तारित होते स्वरूप को देखते हुए वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर के प्रयत्न से गांधी तथा इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ, जो गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन के दो महात्मा की संज्ञा दी। स्वतंत्रता संघर्ष में किस आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया? तो ये कराची अधिवेशन में। गांधी इरविन समझौते दिल्ली समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 29 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का संबंध पारित किए। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों ने विरोध करने पर गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। ये पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया। गांधी से हुए पूना एक समझौता पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए? तो अंबेडकर ने। गांधी जी डॉक्टर B.R. अंबेडकर के मध्य पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ। इसके तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा विभिन्न प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्ग के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई। दूसरे केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई। पूना पैक्ट निम्न में से किसके मध्य हुआ? तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते का प्रावधान क्या था? हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। भारत का स्वाधीनता की आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा पूर्ण भारतीय सहयोग से सुरक्षित करने के लिए किस वर्ष में एक प्रयास था? तो 1942 में एक प्रयास था क्रिप्स मिशन। 1942 में 1942 में एक मिनट 1942 में जापानी फौजों के रंगून पर कब्जा कर लेने से भारत में सीमांतों पर सीधा खतरा पैदा हो गया। अब ब्रिटेन में युद्ध में भारत का सक्रिय सहयोग पाने के लिए युद्धकालीन मंत्रिमंडल के एक सदस्य स्टैनफोर्ड क्रिप्स की घोषणा की एक मसवीदे के साथ भारत भेजा। 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचकर विभिन्न नेताओं से संपर्क के पश्चात 30 मार्च 1942 को अपनी योजना प्रस्तुत की। अगस्त प्रस्ताव की तुलना में क्रिप्स द्वारा लाया गया प्रस्ताव बेहतर था। इसमें भारत के ऐच्छिक रूप से राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार मिला। इस प्रकार क्रिप्स की इस योजना को निम्नलिखित अगस्त प्रस्ताव से अधिक प्रगतिशील कहा गया। गांधी जी ने क्रिप्स योजना के बारे में कहा था कि ये एक आगे की तारीख का चेक था, पोस्ट डेटेड चेक, जिसमें
जवाहरलाल नेहरू ने जिसका बैंक नष्ट होने वाला हो वाक्य जोड़ दिया। क्रिप्स मिशन 1942 में आयोगों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 1 थी। महात्मा गांधी ने किसे उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो क्रिप्स मिशन को। अरविंद घोष के द्वारा रचित भवानी मंदिर निम्न में से किस रचना से प्रेरित थी? तो आनंद मठ। सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय वंदे मातरम लोगों में लोकप्रिय हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में चूल्हा नहीं जलेगा, लोगों ने उपवास रखा, कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी गई, जनता ने जुलूस निकाला। सवेरे जत्थे के जत्थे लोगों ने स्नान किया और फिर सड़कों पर बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? तो 1911 में। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा, बिहार को इससे अलग कर दिया गया। निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की? तो लाला हरदयाल ने। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भौकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ दी पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्थान ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिसमें इस संस्था का नाम गदर भी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। किसने इसमें एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 का विरोध किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। अंग्रेजों ने इसके बाद एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में लाया, जिसमें लड़की के साथ सहमति से सेक्स करने की न्यूनतम उम्र 10 साल से बढ़ाकर 12 साल करने की व्यवस्था की गई। लोकमान्य तिलक समेत कई क्रांतिकारियों ने इसका विरोध किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक आंदोलन के प्रणेता थे? तो वो तो विधवा पुनर्विवाह के। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। इन्होंने ये प्रमाणित करने की प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। इसके प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 में हिंदी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स। दक्षिणी अफ्रीका में से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने पहली सार्वजनिक उपस्थिति निम्न में से कौन सी थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन। 4 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति हुई। महाराष्ट्र के सताराम में समानांतर सरकार प्रति सरकार की स्थापना कब हुई? तो 1943 में। 1943 में सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना की गई, जिसके नेता कृति सिन्हा, नाना पाटिल थे। ज्ञातव्य है कि बलिया अगस्त 1942 एवं तमलुक 1942 से 44 में भी समानांतर सरकार स्थापित की गई। निम्न में से कौन लंदन में प्रशिक्षित गुजराती सार के वकील थे? तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। बारदोली सत्याग्रह किए जाने का क्या कारण था? तो बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध। बारदोली सत्याग्रह 1928 12 फरवरी 1928 को भू राजस्व में वृद्धि करने की सूरत में बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल द्वारा चलाया गया, जिसमें महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व में वृद्धि के खिलाफ गुजरात के एक तालुका बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। बारदोली में किसान सत्याग्रह निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1928 में। प्रसिद्ध बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया सरदार पटेल ने। किसने किया? सरदार पटेल ने।
महात्मा गांधी का भजन वैष्णो जन तो तेने कहिए को निम्न में से किसने लिखा है? तो नरसिंह मेहता ने। ये गुजराती कवि थे। किस नेता को सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खां को। सीमांत गांधी या सरहदी गांधी। लोकप्रिय नाम और वास्तविक नाम? तो बादशाह खान, सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार को कहा जाता है। देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। दीन बंधु C.F. एंड्रयूज को कहा जाता है। पंजाब का शेर या पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी को कहा जाता है। आधुनिक ऋषि महादेव गोविंद रानड़े को कहा जाता है। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। शास्त्री शांति पुरुष। लौह पुरुष पटेल को। और नाइटेंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू भारत कोकिला। शेरनी लोकमाता अग्निशिखा सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्या को। आधुनिक समय में ऋषि किसको कहा जाता था? तो M.G. रनाडे को। द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारत सभा इंडियन नेशनल एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन 1876 में स्थापित भारत की प्रथम राष्ट्रवादी संस्था थी। इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने की। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के अतिरिक्त किस मशहूर व्यक्तित्व का जन्मदिन मनाया जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री का। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय वाराणसी में तथा महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ। आराम हरामे का नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। सुमलिखित करना है तो जो नहीं है वो बताना है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी G.K. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले तो सही है। तो सोशल सर्विस लीग N.M. जोशी तो सही है। सेवा समिति H.N. कुंजरू। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी तो ये गलत है। निम्नलिखित में से किसका संबंध पूना में मिस्टर रैंड की हत्या से है? तो चापेकर बंधुओं का। प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं इसमें है, इन घटनाओं में है रैंड व एयर्ट हत्याकांड 1897 ईस्वी, पुणे में चापेकर बंधुओं में किंग्सफोर्ड हत्याकांड का प्रयास 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने। कर्नल वाइली हत्याकांड 1909 में लंदन में ये मदनलाल धिंगरा ने। वायसराय हार्डिंग की हत्या का प्रयास 1912 में दिल्ली, रास बिहारी बोस, जरावर सिंह भारत, मास्टर अमीर चंद, भाई बाल मुकुंद और मास्टर अवध बिहारी। काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को काकोरी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। सैंडर्स हत्याकांड 1928 को लाहौर सरदार भगत सिंह ने। शस्त्रागार डकैती कांड 1930 को चटगांव सूर्य सेन मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध। जनरल डायर का हत्याकांड 1940 ईस्वी में लंदन में उधम सिंह ने। स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की गई हत्या का सही कालक्रम बताना है। तो सबसे पहले हुई W.C. रैंड की हत्या 1897 में हुई थी ना। फिर हुई इनके बाद में हुई कर्नल वाइली की हत्या 1909 में हुई थी। फिर हुई जैक्सन की हत्या और फिर हुई सैंडर्स की हत्या 1928 में। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारती का गठन वीडी सावरकर ने किया। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारती की स्थापना पूना में वीडी सावरकर ने की। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 5। 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए।
जिसमें कांग्रेस ने अपनी प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास 65% मतों के साथ 215 में से 159 सीटें, बिहार 75% मतों के साथ 152 में से 98 सीटें, मध्य प्रांत बरार 61% मतों के साथ 112 में से 70 सीटें, संयुक्त प्रांत 65% मतों के साथ 228 में से 134 सीटें और तथा उड़ीसा 60% मतों के साथ 60 में से 36 सीटें पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस बंबई लगभग पूर्ण बहुमत, असम और उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल पंजाब, बंगाल तथा सिंध प्रांत में कांग्रेस के सबसे बड़े दल बनने से वंचित रही। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बंबई और उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। भारतीय मुसलमानों में पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? तो रहमत अली ने रहमत करी पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करके। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने अपने पत्र, जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर में, मतलब नो और नेवर, नाउ नहीं, नो और नेवर में प्रस्तुत किया। आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। भारत की आजादी के बाद वे प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। गृह मंत्री के रूप में उन्होंने उनकी पहली प्राथमिक देसी रियासत राज्यों को भारत में उनकी पहली प्राथमिकता देसी रियासती राज्यों को भारत में मिलाना था। भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी निम्न में से किससे संबंधित नहीं थे? तो युगांतर से, बाकी हिंद स्वराज, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन से संबंधित थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया? तो महात्मा गांधी ने। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संबोधन किया 6 जून 1944 को। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष जी ने का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में कटक उड़ीसा के एक बंगाली परिवार में हुआ। उड़ीसा में हुआ पर बंगाली परिवार में हुआ। इन्होंने स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक लिखी और दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा आदि नारे दिए। भारत में अंग्रेजों से लड़ने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय 1942 ईस्वी में बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सभा में लिया गया, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। फौज के गठन की जिम्मेदारी कैप्टन मोहन सिंह को दी गई तथा कालांतर में 2 जुलाई 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने INA आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन के खिलाफ लड़ने के लिए किसके खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था? तो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में INA मुकदमा चलाया गया? तो वेवेल के कार्यकाल में। INA आजाद हिंद सेना अभियोग अंग्रेज लॉर्ड वेवेल 1944 से 47 में INA के सेनापतियों शाहनवाज खां, PK सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों पर दिल्ली के लाल किले में अभियोग चलाया, जिसके विरोध में जनता में तीव्र प्रदर्शन किया। देश के प्रमुख वकीलों में भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू आदि के इन अभियुक्तों के बचाव पक्ष में वकालत की। लॉर्ड वेवेल ने जनता के मनोभाव को देखते हुए इन्हें 1 जनवरी 1946 ईस्वी को बरी कर दिया। INA के युद्धबंदियों पर मुकदमा चला तो लाल किला दिल्ली में चला। सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने कहां से आजाद हिंद की अंतिम सरकार की स्थापना की घोषणा की? तो सिंगापुर से की। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर स्थित केती हॉल में बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की तथा इसका मुख्यालय रंगून में बनाया। 6 नवंबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का नाम शहीद और निकोबार द्वीप का नाम स्वराज रख दिया। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो
CR दास ने उन्हें नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया तो सही है। सुभाष ने कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम किया तो सही है। कालांतर में कलकत्ता नगर निगम के महापौर चुने गए तो सही है। 1939 में उन्होंने कांग्रेस में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया तो ये भी सही है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार करना है तो उन्होंने 1924 में कलकत्ता नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया तो सही है। वे 1930 ईस्वी में कलकत्ता नगर निगम के मेयर चुने गए तो ये भी सही है 6 सालों बाद। सुभाष चंद्र बोस को निम्न में से किस देश में सैनिक सहायता मिली तो जर्मनी में। बोस कौन होता है जिसके पास में मनी ज्यादा होता है तो जर्मनी। मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत और उनके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपनी अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा। ये कथन बोस का था, सुभाष चंद्र बोस का। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के स्थापना में सदस्य कौन थे तो चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सान्याल थे और राम प्रसाद बिस्मिल थे। अरविंद घोष नहीं थे, आजाद, सान्याल और बिस्मिल थे। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक सचिंद्र सान्याल, अध्यक्ष राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद थे। किस वर्ष सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु 19 वर्ष हो गई तो ये भी 1878 में। बाल गंगाधर तिलक के किसके विरुद्ध लंदन में एक कानूनी दावा दायर किया तो वी शिरोल के विरुद्ध। बाल गंगाधर तिलक ऐसे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जन सामान्य के निकट का संबंध स्थापित किया और ऐसे प्रथम नेता थे जो राष्ट्रीय स्तर पर नेता होने के बावजूद भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन सके। सर्वप्रथम स्वराज की स्पष्ट मांग तिलक ने की। उन्होंने कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक केसरी नामक अखबार में क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में लेख लिखते थे। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारागार की सजा देकर मांडले जेल में बर्मा में भेज दिया गया। तिलक को हुई सजा के विरोध स्वरूप बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों ने देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की थी। मांडले जेल में इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक सर वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का असंतोष की अभिव्यक्ति का या अशांति का जनक कहा था। अब बाल गंगाधर तिलक ने इनके विरुद्ध लंदन में एक कानूनी दावा दायर कर दिया क्योंकि उन्होंने इनके खिलाफ गलत स्टेटमेंट दिया था। सन 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास दिया गया। उन्हें इसके लिए कहाँ भेजा गया तो मांडले जेल में। लेख में नास्तिक क्यों हूँ लिखा गया तो भगत सिंह द्वारा। कांग्रेस में उदारवादी नेता जिन्होंने 1912 से 15 के मध्य भारतीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों के रूप में सेवा दी थी तो वे थे गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस के उदारवादी नेता जिन्होंने 1912 से 1915 के मध्य भारतीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों के रूप में सेवा की तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप बंगाल में राखी दिवस के रूप में किस दिन मनाया गया तो 16 अक्टूबर 1905 को बनाया गया। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया। इसी के बाद बंगाल में विभिन्न क्षेत्रों में बंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गए। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इस दिन बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया तो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। चंद्रशेखर आजाद की कहाँ गोली मारकर हत्या कर दी गई तो इलाहाबाद में। 27 फरवरी 1931 को AP नाट बबर के नेतृत्व में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई गोलीबारी के दौरान चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। समलिखित नहीं है तो सुभाष चंद्र बोस दी इंडियन स्ट्रगल सही है।
बोस होते हैं वही स्ट्रगल करते हैं। बाल गंगाधर तिलक, दी आर्किटेक्ट होम ऑफ दी वेदास, सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडियन विंस फ्रीडम, तो ये नहीं है, ये गलत है, ये आज़ाद की है, अब्दुल कलाम आज़ाद की, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की। जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सही है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने, ये नारा सबसे पहले 1965 को भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। भारत का राष्ट्रीय नारा भी कहते हैं जवान एवं किसान के श्रम को दर्शाता है। क्रांतिकारी जो हर्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था वो भगवती चंद्र बोहरा है। बाकी अमीर चंद, बाल मुकुंद और अवध बिहारी हर्डिंग बम कांड में थे। हर्डिंग बम कांड मामले में क्रांतिकारी अमीर चंद, भाई बाल मुकुंद, मास्टर अवध बिहारी और 8 मई 1915 में दिल्ली के फांसीगर शहीद स्मारक स्थल में फांसी दी गई। भगत सिंह ने किस स्थान पर बम फेंका? तो सेंट्रल असेंबली में। इंकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तानी भाषा का नारा है जिसका अर्थ है क्रांति की जय हो। इस नारे को भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली की असेंबली में 8 अप्रैल 1929 की एक आवाजी बम फोड़ते वक्त बुलंद किया। ये नारा मशहूर शायर हसरत मोहानी ने एक जलसे में आज़ादी ये कामिल की बात करते हुए दिया था। सलीमुल्लाह और आगा खान तृतीय ने किस वर्ष में मुस्लिम लीग का गठन किया? तो 1906 में। अक्टूबर 1906 में आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुस्लिमों के हित का संरक्षण करना था। इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन का स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजकों ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और इसे आगा खान के प्रथम अध्यक्ष बनाया। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की 1916 में। लखनऊ समझौता 1916 के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए प्रथम बार पृथक निर्वाचन मंडल की मांगों को स्वीकार कर लिया, जो मुस्लिम लीग के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि थी क्योंकि कांग्रेस अब तक इसका विरोध करती आ रही थी। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने लखनऊ समझौते की कटु आलोचना करते हुए लिखा है कि परवर्ती घटनाओं की पृष्ठभूमि में निस्संदेह रूप में ये कहा जा सकता है कि 1916 में कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौता करने के निर्णय ने वस्तुत्व नींव डाली जिसके ऊपर 30 वर्षों बाद पाकिस्तान का निर्माण किया गया। लखनऊ समझौते ने भावी राजनीति में सांप्रदायिकता के उदय का मार्ग भी प्रशस्त किया। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब बनाया? तो 1939 में बनाया। कांग्रेस शासित प्रदेशों में मंत्रियों के त्यागपत्र के बाद मुस्लिम लीग ने भीमराव अंबेडकर के साथ 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस बनाया। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने किस रूप में बनाया गया? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही प्रारंभ कर दी। 16 अगस्त 1946 को लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक दंगे हुए और नौआंकली दंगे का प्रमुख केंद्र बना। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो 16 अगस्त 1946 को। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया? तो मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन 1943 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया। भारत के विभाजन के संबंध में माउंटबेटन योजना की घोषणा 3 जून 1947 को की गई। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा की, जो माउंटबेटन घोषणा कहलाती है। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करना था। जो होम रूल आंदोलन में किसने भाग लिया? तो एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना, चारों ने भाग लिया था। मूलतः होम रूल लीग की स्थापना करने के संबंध में योजना श्री एनी बेसेंट ने बनाई थी। स्वशासन आंदोलन का शुभारंभ 2 जनवरी 1914 को साप्ताहिक समीक्षा पत्रिका कॉमनवेल्थ के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ। इस पत्रिका में ब्रिटिश राजमंडल के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा और सामाजिक राजनीतिक सुधारों को
आधारभूत कार्यक्रम बनाया। इस कार्यक्रम के अनुसरण हेतु 2 पृथक होम रूल लीग की स्थापना की गई। दोनों लीग एक दूसरे के पूरक थी। 28 अप्रैल 1916 में तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। इसमें 5 माह बाद सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग स्थापित की। तिलक की लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्से एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आए। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया और 1918 में दोनों होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया। निम्नलिखित में से होम रूल मूवमेंट किसने शुरू किया? तो एनी बेसेंट और तिलक ने। तिलक का नाम किस अखबार के साथ जुड़ा हुआ है? तो मराठा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो ये क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया तो 1942 में। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में संपन्न हुई। 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की। AICC के बंबई सत्र में पारित प्रथम भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार हुआ तो 8 अगस्त 1942 को। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो वर्धा में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन में असत्य था? तो जेल में रहते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, तो ये गलत था। कांग्रेस के समकालीन समाजवादी दल के सदस्यों ने भूमिगत प्रतिरोध जारी रखा। अनेक जिलों में स्वतंत्र सरकारों की घोषणा की गई। ये क्रिप्स इंडिया मिशन की असफलता के बाद आरंभ हुआ और ये एक स्वस्फूर्त आंदोलन था। इसका कोई गांधी जी ने नेतृत्व नहीं किया, इसका कोई नेतृत्व करता नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश में कुछ भागों में समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। ऐसी पहली सरकार कहाँ बनी? तो बलिया में बनी। पहली समानांतर सरकार बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में बनी। बंगाल में मिदनापुर जिले में तामलुक और ताम्रलिप्ति के गठित राष्ट्रीय सरकार 1944 ईस्वी तक चलती रही। यहाँ की सरकार जातीय सरकार के नाम से जाना जाता था। सतीश सावंत के नेतृत्व में गठित इस जातीय सरकार ने स्कूलों के अनुदान के लिए सशस्त्र विद्युत वाहिनी सैन्य संगठन बनाया। ब्रिटिश भारत में नौसैनिक विद्रोह कब हुआ? तो 1946 में। 18 फरवरी 1946 को NS तलवार नामक जहाज के कर्मचारियों ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष खराब खाना मिलने की शिकायत की। इस पर ब्रिटिश अधिकारियों का जवाब था कि भीख मंगों को चुनने का छूट नहीं हो सकती। नौसेना कर्मचारियों ने सरकार की इस विभेदात्मक नीति के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह में MS खान के नेतृत्व में नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन हुआ। भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा ब्रिटिश संसद की भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि जून 1948 ईस्वी तक भारत की सत्ता उत्तरदायित्व भारतीय सरकार की अंतरिम करने की कार्यवाही की जाएगी। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1902 में नहीं 1904 में था। कलकत्ता ऑपरेशन एक्ट 1899 सही है। एशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1904 सही है। बंगाल विभाजन 1905 सही है। जर्मनी में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किसने भारत के प्रथम राष्ट्रीय झंडे को फहराया? तो मैडम भीकाजी कामा ने। भीकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप में एशिया में क्रांति का संचालन किया और जेनेवा में वंदे मातरम पत्रिका निकाली। 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया और इन्होंने प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया, जिनकी डिजाइन इन्होंने स्वयं तैयार की थी। इसी सम्मेलन में इन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के संकल्प की उद्घोषणा की। ये 30 वर्षों तक पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती रही। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात थी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र था? तो द ट्रिब्यून। सरदयाल सिंह मजीठिया व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1877 में अंग्रेजी में दैनिक ट्रिब्यून लाहौर में शुरू किया, जिसे उदारवादी राष्ट्रीय विचारधारा का प्रतिनिधि कहा जाता है। न्यू लैम्प्स ऑफ ओल्ड लेखों की एक श्रृंखला लिखी गई तो अरविंद घोष द्वारा। न्यू लैम्प्स ऑफ ओल्ड अरविंद घोष द्वारा लिखित एक 1893 में प्रकाशित लेखों की एक श्रृंखला है। महात्मा गांधी की अपनी आत्मकथा मूल रूप से गुजराती में लिखी
महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मेरे सत्य के साथ प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ मूलतः तो गुजराती भाषा में लिखी गई। मेरे सत्य के साथ अनुभव के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा था? तो नवजीवन। महात्मा गांधी ने नवजीवन पत्र का संपादन किया। इसका प्रकाशन 1919 से 1931 तक अहमदाबाद से हिंदी में गुजराती और वह गुजराती में होता था। गांधी जी ने हिंदी स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। विचारात्मक पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी की मूल रूप से गुजराती भाषा में वर्ष 1909 में समुद्री जहाज के डेक पर उस समय लिखी थी जब वे लंदन से दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के लिए वापसी यात्रा पर थे, जिस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद प्रतिबंध से बचने के लिए अंग्रेजी में अनुवादित किया गया। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष में लिखी थी? तो 1909। महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम किस में प्रकाशित हुए? तो हिंद स्वराज में। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास मेला अचल फणीश्वर नाथ रेणु का था। वीर रस के कवि जयशंकर प्रसाद। भारत का आर्थिक इतिहास रमेश चंद्र दत्त की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस जेल में रहकर भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी? तो अहमदनगर जेल में। भारत एक खोज पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू जी ने इस पुस्तक को इंग्लिश में लिखा था, लेकिन बाद में पुस्तक का हिंदी और बहुत सी अन्य भाषाओं में अनुवाद किया। सन 1944 में स्वतंत्रता आंदोलन के समय अहमदनगर के किले में 5 महीनों में अपने कारावास के समय इसे नेहरू जी ने लिखा था। भारत की खोज के लेखक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन बंगाल से संबंधित नहीं है? तो मित्र मेला, बाकी अनुशीलन समिति, युगांतर और बांधव समिति है बंगाल से संबंधित। 1899 में सावरकर बंधु ने नासिक महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना की। सुमलिखित करना है तो हावड़ा षड्यंत्र केस ये जतिन्द्रनाथ मुखर्जी ने किया, और लाहौर षड्यंत्र केस ये राजगुरु ने, दिल्ली षड्यंत्र केस मास्टर अमीर चंद ने, अलीपुर षड्यंत्र केस अरविंद चंद्र घोष ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकत्ता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता में एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। ये घटना किस स्थान की है? तो गोहपुर की है ये। दिसंबर 1929 में लाहौर के कांग्रेस में वार्षिक अधिवेशन निम्न में से किस कारण से हुआ था? तो ये किस कारण से हुआ था? तो ये हुआ था अपना कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू का चुनाव सही है। पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा सही है। रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज फहराना ये भी सही है। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महात्मा गांधी का चुना जाना ये गलत है। द कॉन्जेंस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां थे। भारत में क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के वापस लेने के बाद की अवधि कांग्रेस में एक वर्ग जिसे नए स्वराजवादियों के रूप में जाना गया ने संवैधानिक तरीकों के पुनरुद्धार और संवैधानिक सभा के चुनाव में भागीदारी की पैरवी की थी। निम्नलिखित में से कांग्रेस ने कौन नए स्वराजवादियों में शामिल सदस्य थे? तो भूलाभाई देसाई थे। 1930 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड इरविन को महात्मा गांधी ने अपने नमक सत्याग्रह की अग्रिम सूचना दी थी। 1906 में कांग्रेस अधिकारियों के किस स्थान पर दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य से स्वशासन या स्वराज की निर्धारित किया? तो कलकत्ता में। निम्न में से किस प्रमुख अनुभवी व्यक्ति ने दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो श्री राजगोपालाचारी ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को कौन से कथन बीडी सावरकर के बारे में सही है? तो उन्होंने अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, तो सही है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मेजिनी की जीवनी लिखी, तो सही है। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है, सही है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने वालों के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े, तो ये सारे सही है। सुमलिखित करना है तो S.A. डांगे ये थे द सोशलिस्ट। मुजफ्फर अहमद नवयुग समाचार पत्रिकाएं निकाली इन्होंने। गुलाम हुसैन तो इंकलाब जिंदाबाद वाला इंकलाब। M. निग्रवेलु ये नवयुग। सुमलिखित लेखकों के नामों के उनकी पुस्तकों के कूट के साथ में सुमलिखित करना है तो
ये आर.सी. दत्त, द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। J.R. मैकलेन जो थे वो थे इंडियन नेशनलिस्ट एंड अर्ली कांग्रेस। गांगुली जो थे वो थे इंडियन इकोनॉमी थॉट 19th सेंचुरी पर्सपेक्टिव्स। और विपिन चंद्रा ये थे द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नेशनलिज्म इन इंडिया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में निम्न आंदोलनों का सही कार्यक्रम चंपारण, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो। होम रूल 1916, चंपारण 1917, खिलाफत 1919, असहयोग 1920, सविनय अवज्ञा 1930 और भारत छोड़ो 1942। वापस इनको ये सुमेलित करना है तो सबसे पहले होम रूल, फिर खिलाफत, फिर सविनय अवज्ञा, फिर भारत छोड़ो। वापस इनको मिलाना है तो असहयोग आंदोलन तो ये तो है 1920, बंगाल का प्रथम विभाजन 1905, गांधी इरविन पैक्ट ये हुआ कब हुआ 1931, चोरा चोरी कांड ये हुआ 1922। राष्ट्रीय आंदोलन का क्रम: बंगाल का प्रथम विभाजन 1905, असहयोग आंदोलन 1920, चोरा चोरी कांड 1922, गांधी इरविन पैक्ट 1931। गांधी जी निम्नलिखित सत्याग्रह आंदोलन का सही कालक्रम है तो चंपारण सबसे पहले, फिर रोलेक्ट एक्ट, फिर खेड़ा, फिर अहमदाबाद मिल। तो चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा 1918, अहमदाबाद मिल 1918, रोलेट एक्ट 1919, बारदोली 1928। चंपारण सत्याग्रह सुमेलित करना है तो 1917, रोलेक्ट एक्ट 1919, खेड़ा सत्याग्रह 1918, बारदोली सत्याग्रह 1928। इनको कालक्रमानुसार जमाना है तो ये यहाँ देख लीजिए, खेड़ा सत्याग्रह 1918, असहयोग 1920, दांडी यात्रा 1930, पूना एक्ट 1932। सही कालक्रम के अनुसार जमाना है तो सबसे पहले लखनऊ समझौता हुआ 1916 में, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई 1920 में, स्वराज दल की स्थापना हुई 1923 में। कालक्रम के अनुसार वापस इनको देखना है तो साइमन कमीशन 1927, गांधी इरविन पैक्ट 1931, क्रेप्स मिशन 1942, देश का विभाजन 1947। नीचे लिखी 4 घटनाओं में सबसे पहली घटना कौन सी हुई? कैबिनेट मिशन, शिमला समझौता, क्रेप्स मिशन और गवर्नर जनरल के रूप में माउंटबेटन का भारत आगमन। तो सबसे पहले हुआ क्रेप्स मिशन। उन्नीस 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा निर्मित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को निम्नलिखित में से किन किन देशों में मान्यता दी गई? तो जापान, आयरलैंड, कोरिया, इटली, सभी जगह। निम्नलिखित में से किसने यंग इंडिया में लिखा है कि 1857 की क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों में थी? तो लाला लाजपत राय। 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। कौन से दिन रोलेक्ट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया? तो 6 अप्रैल 1919 को। किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। बाल गंगाधर तिलक कौन सा दैनिक समाचार पत्र मराठी में स्टार्ट किया? तो केसरी। मराठी भाषा में केसरी 1881 तथा अंग्रेजी भाषा में द मराठा दैनिक समाचार पत्र शुरू किया। आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के नाम से लोकप्रिय हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन। अलीगढ़ के मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सैयद अहमद खान के द्वारा की गई। काकोरी कांड 1925 के लिए निम्नलिखित में से किसे फांसी दी गई? तो चंद्रशेखर आजाद को। मुस्लिम लीग द्वारा फांसी नहीं दी गई तो चंद्रशेखर आजाद को। बाकी रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र लाड़ी, इनको फांसी दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद ने तो खुद को गोली मारी थी। मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहाँ पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया? तो 1940 में लाहौर में। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रमानुसार सही जमाना है तो जलियांवाला बाग त्रासदी हुई 13 अप्रैल 1919 को, स्वराज्यस्ट दल की स्थापना 1923 को, नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 में की और दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को। ठीक है, ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। थैंक यू फ्रेंड्स।